Hi, welcome on Easy Learning. Now, this is chapter A Child is Born, written by German Greer. I have already uploaded part 1. You can watch it. Before watching part 1, if you watch part 2, then there will be the misinformation I have already explained in part 1. So, all the literature lovers or class 12th or Bihar boards and other boards, they can enjoy this chapter. This chapter is already told that based on how is child born and what is the relationship between the child and the parents. So let's start without wasting the time from paragraph number 4. तो पैराग्राफ नंबर 4 से हम शुरू करते हैं. ठीक है. कहते हैं in many societies women still go forth from their mother's house at marriage to live with the mother-in-law and the wives of their husbands' brothers. कहते हैं बहुत सारे ऐसे समाज है जहाँ पे वुमेन अभी भी अपने मदर के हाउस पर में जो है वो चले जाते हैं एट मैरिज टू लिव विद मदर इन लॉ. किसके साथ रहने के लिए? तो मदर इन लॉ के साथ रहने के लिए. ठीक है. और जो हस्बैंड को जो ब्रदर्स होते हैं उनके वाइफ्स के साथ रहने के लिए. जैसे कि मान के चलिए आप जानते होंगे कि फैमिली में ब्रदर हैं तो ब्रदर के जो भाई हैं उनके साथ ब्रदर के वाइफ रहते हैं. तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है. इट इज़ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली. कहते हैं ये जो मानव शास्त्र है या एंथ्रोपोलॉजी है इसके सत्यवाद है, या ट्रूइज्म है कि ऐसे वुमेन जो होते हैं वो नए फैमिली के जो है वो सदस्य नहीं बनते हैं अनटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड, जब तक कि ऐसे वुमेन के बच्चे पैदा नहीं हो जाते हैं. इफ़ यू कंसिडर दैट इन सच सोसाइटीज द मैरिज वॉज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड. कहते हैं अगर हम यह सोचते हैं कि ऐसे समाज में जहाँ पे मैरिज जो है पूर्ण रूप से जो है वो संभावना बनती है कि अरेंज किया गया हो, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज शी विद हर मदर. तो यह समझने योग्य बात होती है कि ब्राइड भी जो है काफ़ी ज़्यादा इच्छा करती है ऐसे बच्चे के लिए जो कि उसके साथ उसी प्रकार का जो है इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो कायम कर सके, स्टैंड कर सके उसके प्रति, जैसे वह अपने मदर के प्रति करती है, एज शी विद हर ऑन मदर. द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोरीज इज दैट दे आर बैकवर्ड. कहते हैं पश्चिमी जो इसका अर्थ है या इंटरप्रिटेशन है, इस प्रकार के जो रिवाज है, मोरीज हैं, वो ये है कि वे बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, क्रूएल होते हैं और रॉन्ग होते हैं. इट इज़ अस्यूम्ड दैट सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेस आर परफेक्टरी. कहते हैं यहाँ पे यह भी अनुमान की जाती है कि जो स्पाउसेस के बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं पति पत्नी के बीच वो परफेक्टरी होते हैं, वो एज ए ड्यूटी के रूप में होते हैं, वो एक इंटरेस्ट के साथ नहीं होते हैं. ठीक है. इसी को परफेक्टरी कहा जाता है. एंड एक्सप्लॉयटेटिव एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉज आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव. कहते हैं साथ में एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं और जितने भी मदर इन लॉज होते हैं वो सारे जो है अनजस्ट होते हैं. मतलब वो बिल्कुल अपने वुमेन जो नए आते हैं उनके घर में उनके प्रति वो वफादार या उनके प्रति वो न्याय नहीं दिखाते हैं, और विंडिक्टिव होते हैं मतलब बिना किसी कारण के बदला लेने की सोचते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट्स हु आर शॉविनिस्टिक एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन. कहते हैं बहुत सारे डिफ़िकल्टीज में से जो एक डिफ़िकल्टीज है फेमिनिस्ट के रास्ते में वो ये है कि वे चॉविनिस्टिक नहीं होते हैं. चॉविनिस्टिक का मतलब होते हैं वे अपने उनका जो देश है, अपना जो जगह है, अपनी जो लैंग्वेज है, उनके प्रति वो उतना ज़्यादा जो है वो लव नहीं दिखाते हैं. एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी. और अभी भी वो ऐसे वुमेन से सीखना चाहते हैं जो कि फीमेल सोसाइटी में जो है रहते हैं. इज़ द टेंडेंसी ऑफ दोज वुमेन टू विदड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन. ये खास करके उस वुमेन की प्रवृत्ति होती है जो कि साइलेंट अपोजिशन में खींची चली जाती है. When participating in international fora, जब इंटरनेशनल मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पार्टिसिपेट कर रही होती है तो conducted in languages, जो कि भाषाओं में कंडक्ट कराई जाती है.
और ऐसी भाषा होती है वो विच दे कैन नॉट स्पीक विद फ्लुएंसी, जिसे वो फर्राटेदार नहीं बोल सकते। Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences. कहते हैं कि सुडानीज गवर्नमेंट के जो वुमेन ऑफिशियल है, ये कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे जाना छोड़ दिया है। इवन दो द ट्रिप्स वर एक ट्रिमेंडस ट्रीट, जबकि ट्रिप जो है वो असाधारण तरीके से ट्रीट था, मतलब ऐसा था कि सबको बुलाया गया था वहाँ पर में, बहुत अच्छा ट्रिप था। बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइफ्स, क्योंकि उससे अपनी ज़िंदगी के बारे में बोल बोल के थका दिया गया था कंसल्ट लेने के बजाय। मतलब उन्हें बताया गया था कि वो वुमेन है, वो वहाँ नहीं जा सकता, वो ये काम नहीं कर सकता। कंसल्ट का मतलब हुआ कि इससे बेटर होता कि उनको उनके बारे में अच्छा जानकारी दिया जाता, लेकिन केवल उनको अपने लाइफ के बारे में बोल बोल के थका दिया जाता है। चलिए तो पैराग्राफ नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5 में, Thus we in the West would regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has borne it, although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage. कहते हैं इस तरीके से जो पश्चिमी सभ्यता में क्या होते हैं, हम इसे एक अत्याचार के रूप में जो है मानते हैं। outrageous मीन्स अत्याचार होते हैं। जो दैट ए वुमेन कुड लूज हर ऑन नेम, जिसमें वुमेन जो है वो अपना नाम भी खो सकती है। एंड बिकम नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न, और अगर उससे पहला बच्चा होता है तो उसके नाम से वो जानी जाती है। वंस शी हैज़ बॉर्न इट, ऑल दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस, अगर एक बार उसको यह बच्चा हो जाता है, भले ही बहुत सारे में से ऐसे होते हैं इस रूप में, डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ द वुमेन्स लीनिएज, जो कि वुमेन्स लीनिएज जो डूब रही होती है उसके खिलाफ विरोध नहीं करते हैं। वुमेन्स लीनिएज का मतलब कि औरत के मुताबिक से उनके बच्चे का नाम पड़े, ठीक है। अंडर हर हस्बैंड्स नेम एट मैरिज, मैरिज में क्या होती है कि उनके हस्बैंड के नेम के अनुसार से सारा काम होते हैं, ठीक है, या परिवार भी जब उनकी चलती है तो। In many traditional societies, the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife. कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे परंपरागत समाज हैं जहाँ पर में मदर और चाइल्ड के बीच जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किन की तुलना में इम्पॉर्टेंट है? तो हस्बैंड और वाइफ की तुलना में। मतलब यहाँ पर में कि मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप को ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट समझा जाता है हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप की तुलना में। इन सम इंडीड द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन आइदर, कहते हैं। और कुछ में वाकई में कुछ ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पर में चाइल्ड का रिलेशनशिप जो होते हैं बचे हुए परिवार से उनके विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिलीज, वो इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों की तुलना में। इन दोनों की तुलना मतलब ना तो वहाँ पर में हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप देखी जाती है, न मदर और चाइल्ड की, बल्कि चाइल्ड की रिलेशनशिप देखी जाती है बचे हुए परिवार से कि और जो परिवार में लोग हैं उनकी तुलना में बच्चे का क्या महत्व है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 भी हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, यहाँ पर में इन नंबर ऑफ सोशल यूसेजेस में stress the child's relationship with the rest of his kin group, कहते हैं कि काफ़ी संख्या में कुछ समाज में जो यूसेजेस हैं, यूसेजेस का मतलब है कि किस तरीके से कोई काम करना है, वहाँ पे चाइल्ड की जो रिलेशनशिप है जो बाकी बचे हुए जो उनके रिश्तेदार के ग्रुप हैं उनके साथ होती है, एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विद हिज पेरेंट्स, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी उनको जोड़ के देखा जाता है। His aunts and uncles may be permitted to greater physical intimacy with him in public than his parents. कहते हैं जब पब्लिक की बात आती है तो उनकी जो चाची होती है और अंकल होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है परमिट की जाती है फिजिकल इंटीमेसी दिखाने के लिए। जैसे कि आप उन बच्चों के बाहों में ले लेते हैं, बच्चे के साथ पब्लिक में जो है वो खेलते रहते हैं। देन हिज पेरेंट्स, मतलब
पब्लिक में फिर उसके जो माता पिता होते हैं उनको उतना अच्छे से नहीं दिखाया जाता है जितना कि उनके ऑन्ट्स और अंकल को दिखाया जाता है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन अफ्रीका एंड इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज डेलिबरेटली वीकेंड। कहते हैं यहाँ पर में कि बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं अफ्रीका में और इंडिया में, यहाँ पर में जो बायोलॉजिकल फैमिली है, मतलब आप जानते हैं बायोलॉजिकल फैमिली जो बिल्कुल एक ब्लड रिलेटिव की तरह चलता रहता हो, उसको बायोलॉजिकल फैमिली कहा जाता है। वो जानबूझ करके जो है कमज़ोर कर दिए जाते हैं, इज़ डेलिबरेटली वीकेंड बाय इन्फोर्स्ड एब्स्टिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि यहाँ पर में जो अलगाव की नीति है, एब्स्टिनेंस है, वो अपनाई जाती है। इसको एनफोर्स्ड एब्स्टिनेंस कहा जाता है। या बाकी में पेरेंट्स से जो है जुदा हो जाते हैं या सेपरेशन हो जाते हैं बच्चे, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली, जिससे कि एक्सटेंडेड जो फैमिली होते हैं उसको मजबूत किया जा सके। जो एक विस्तृत परिवार है, जो बड़ा सा परिवार है, उनको मजबूत किया जा सके। Thus children are not born at the whim of the parents but in the response to a broader pressure from a whole group। और इस तरीके से जो चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के जो मन होता है या whim होती है उसके हिसाब से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो होते हैं इन्हें पूरी के पूरी ग्रुप से होता है और उनके अनुसार से उन्हें ढलना होता है या ऐसे बच्चों को रिस्पॉन्स देना होता है। ये आपका जो है कैल्डवेल जेसी द इकोनॉमिकल रैशनलिटी ऑफ हाई फर्टिलिटी एंड इन्वेस्टिगेशन इलस्ट्रेटेड विद नाइजीरियन सर्वे डेटा पॉपुलेशन स्टडीज से लिया गया है।